हेलो, दिस इज़ सानू यसवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और कोरोना वायरस का पार्ट जो 12th मैंने अपलोड किया था वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि श्वसन तंत्र का पार्ट 4 तक मैंने अपलोड कर दिया था। ये पार्ट 5 होने वाला है, जिसमें रेस्पिरेटरी डिसीज़ का सेक्शन 2 यानी रेस्पिरेटरी डिसीज़ यानी श्वसन संबंधी जितने भी रोग हैं वो मैंने सेक्शन 1 में मैंने अपलोड कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ वो आपने देखा होगा। वेगासोसिस किसे कहते हैं, साइड्रोसिस किसे कहते हैं, एम्फाइसीमा जिसमें मैंने कवर अप किया था, और साथ साथ मैंने अस्थमा जिसे दमा जो प्रोटोजोआ डिसीज़ है फंगल डिसीज़ है वो मैंने कवर किया था। तो यहाँ से मैं श्वसन संबंधी और भी दूसरा जो और सारे रोग होते हैं वो मैं कवर करने जा रहा हूँ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बहुत ही शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो शुरू करता हूँ। पहला जो आपका डिसीज़ का नाम है वो आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? टीबी। और टीबी का हम फुल फॉर्म बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं? पूरा नाम इसका क्या है? ट्यूबर का टी और बर का बी, तो इसके शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टीबी, तो ट्यूबरक्लोसिस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होने वाला रोग है। तो ध्यान से देखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ध्यान समझिएगा, ये जो होता है यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला डिसीज़ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किस जीवाणु द्वारा होता है, तो एक बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। क्या नाम है भैया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये डिसीज़ होता है। इसका नाम क्या है जीवाणु का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस का टी लिया और बर का बी, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म क्या लग दी? टीबी। तो इस बैक्टीरिया का नाम ही था ट्यूबरक्लोसिस, इसी से डिसीज़ का नाम यानी बीमारी का नाम रख दिया गया ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इससे प्रभावित क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इससे प्रभावित क्या होता है। तो ध्यान से बताइए इससे प्रभावित क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। इससे प्रभावित सबसे बड़ी बात है फेफड़ा, क्योंकि हमारा श्वसन तंत्र के अंग क्या है? फेफड़ा। सबसे बड़ा श्वसन अंग क्या माना जाता है? हमारा फेफड़ा। तो इससे प्रभावित क्या होता है? सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से फेफड़ा प्रभावित होता है। साथ साथ इसमें आपका वो हृदय भी प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? हृदय प्रभावित होता है। साथ साथ जो होता है लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ का मतलब लसिका ग्रंथि, क्या प्रभावित होता है भैया? तो लसिका ग्रंथि भी प्रभावित होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो समझ में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीबी किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु जनित रोग है। उस जीवाणु का नाम क्या है जिसके द्वारा होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा यानी लंग्स, और हार्ट, और लिम्फ ग्लैंड यानी लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। अच्छा, इसका मुख्य स्थल क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीबी का मुख्य 2 स्थल हैं। टीबी के मुख्य 2 स्थल, टीबी के 2 स्थल हैं, जिसका जो माना जाता है 2 स्थल का नाम क्या है? 2 प्लेसेस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया है, इसके 2 प्लेसेस हैं। पहला प्लेस है क्या? लंग्स। ये कहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज करता है? लंग्स को। और दूसरा सबसे ज़्यादा किसको डैमेज करता है? तो लसिका ग्रंथि। और लसिका ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर बोलेंगे तो लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ ग्लैंड। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इससे 3 चीज़ प्रभावित होती है। सबसे पहले फेफड़ा, दूसरा हृदय, और तीसरा लसिका ग्रंथि। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है, इसके 2 प्लेसेस कहाँ पे ज़्यादा ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, बैठता है, तो लंग्स में ज़्यादा ये इफेक्ट करता है, वहाँ पे बैठता है, और लिम्फ ग्लैंड यानी लसिका ग्रंथि में ये बैठता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि इसके अन्य नाम क्या है या इसके दूसरे नाम क्या है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम ये हैं, आप नाम सुने होंगे। इसको हम ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो तपेदिक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तपेदिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तपेदिक। और टीबी को मुख्यतः 6 रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 6 रोग बोला जाता है। अच्छा, अगर और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए तपेदिक हो गया, ये 6 रोग हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा एक और नाम क्या है? यक्षमा। क्या नाम है भैया? यक्षमा। क्या नाम है? यक्षमा भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम अगर बोल दिया है तो राजयक्षमा। और क्या नाम है भैया? राजयक्षमा भी नाम है। अगर और बात की जाए इसका एक और नाम है तो सिल शोध। क्या नाम है भैया? सिल शोध भी नाम है। अच्छा, और भी बात की जाए और क्या इसके नाम है, तो इसका दूसरा नाम एक और है
काक रोग। क्या नाम है भैया? काक रोग। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसके अन्य नाम तपेदिक, क्षय रोग, यक्षमा, राजयक्षमा, सिरशोध और काक रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये फैलता किसके द्वारा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये फैलता किसके द्वारा है, समझिएगा। ये फैलता किसके द्वारा है तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो जाए तो अगर वो खांसते समय, फैलता किस कब है? खांसते समय। सबसे ज़्यादा क्या होता है? खांसते समय और छींकते समय फैलता है। तो देखिए खांसते समय और किसके समय? छींकते यानी स्नीज करते समय, ये कफ करते समय और स्नीज करते समय ये फैलता है, यानी खांसते समय और छींकते समय ये फैलता है। तो इसलिए अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं या अगर स्पिट करते हैं, थूकते समय भी, स्पिटिंग के समय भी यानी थूकते समय भी ये फैलता है। तो समझिएगा ध्यान से, बड़ी चीज़ें। अगर थूकिएगा तो प्राइवेट सार्वजनिक स्थल पे नहीं, पब्लिक प्लेस पे नहीं थूकना, बिल्कुल ये खतरा हो सकता है दूसरे व्यक्तियों के लिए। छींकते समय भी ये बैक्टीरिया निकल सकता है और खांसते समय यानी कफिंग के समय भी ये बैक्टीरिया निकल सकता है। अगर इसकी बात की जाए लक्षण क्या है, अगर क्या बात की जाए कि लक्षण क्या है, देखिएगा ध्यान से। इसके लक्षण अगर बात की जाएगी, क्या लक्षण क्या है तो ध्यान दीजिएगा। इसके लक्षण होती है कि बार बार खांसी आती है। क्या होती है? बार बार खांसी का आना। किसका आना? बार बार खांसी का आना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बनता है? बलगम भी बनता है। क्या बनता है भैया? बलगम भी बनता है। और बलगम के साथ साथ क्या निकलता है? रक्त भी निकलता है। कभी देखा होगा कोई अगर टीबी का पेशेंट है या कभी हुआ हो, भगवान करे किसी को ना हो, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी एक समय की, बार बार खांसी होता है, बलगम के साथ क्या निकलता है? रक्त निकलता है। तो उसके साथ साथ वो लाल लालपन होता है, यानी वो रक्त ही उसमें होता है। साथ साथ क्वेश्चन पूछाएगा कि इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिरोधक क्षमता में क्या होती है? कमी भी आती है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता में प्रतिरोधक क्षमता। तो प्रतिरोधक क्षमता में क्या होती है? तो प्रतिरोधक क्षमता में कमी भी आती है। अब समझिएगा ध्यान से, रोध का मतलब रोग, रोध का मतलब क्या होता है? रोग के प्रति लड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। प्रतिरोधक क्षमता में कमी भी आती है और सांस लेने में, क्या लेने में? सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में, जिसमें कोरोना वायरस में भी यही होता है। क्योंकि भाई देखिए क्या प्रभावित हो रहा है, मुख्यतः क्या प्रभावित हो रहा है? तो मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित हो रहा है। और सांस हम किससे लेते हैं? ब्रीथ हम किससे करते हैं? फेफड़े से। इसीलिए सांस लेने में क्या होती है? इसमें कठिनाई होती है। क्या होती है भैया? कठिनाई होती है। तो इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है और भी इसमें क्या होता है? इसमें साथ साथ छाती भी दर्द करता है। क्या होता है भैया? साथ साथ छाती भी क्या होती है? दर्द होती है। क्या होती है? छाती यानी चेस्ट में भी क्या होता है? पेन होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा आपको। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा रोकथाम के लिए क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? तो रोकथाम के लिए क्या लेना चाहिए भैया? ध्यान से देखिएगा, अब समझिएगा। रोकथाम मतलब प्रिवेंशन के लिए क्या लेना चाहिए? क्या कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मेडिसिन के रूप में एंटीबायोटिक लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? एंटीबायोटिक लेते हैं। क्या लिया जाता है इसमें? मेडिसिन के रूप में क्या लिया जाता है? एंटीबायोटिक लेते हैं। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक को? प्रतिजैविक। तो दवा के रूप में या रोकथाम के रूप में क्या लेना चाहिए? एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। अब समझिएगा, कोरोना वायरस में कोई देखिए जीवाणु और विषाणु में एक और अंतर है, बैक्टीरिया और वायरस में ये भी बहुत बड़ा अंतर है कि जीवाणु के लिए हम एंटीबायोटिक अगर खा लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वायरस में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। सो वायरस इज़ हाईली डेंजरस देन बैक्टीरिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा हानिकारक होता है वायरस किससे? बैक्टीरिया से। तो इसमें एंटीबायोटिक के रूप में क्या लेना चाहिए? तो ध्यान से समझिएगा, इसमें एंटीबायोटिक के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि नाम सुना होगा, बहुत फेमस दवा है, ये औषधि है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें थोड़ा सा नहीं समझ, स्ट्रेप्टोमाइसिन लेना चाहिए। और इसमें एक कई पेपर में आ भी चुका है PAC। अच्छा, इसमें होता क्या है? रोकथाम के लिए एक PAC दवा होती है, ये भी एंटीबायोटिक होती है। और आइसोनियाइज्ड, क्या बोलते हैं? आइसोनियाइज्ड, ये भी सब क्या है? नियाजाइड, आइसोनियाजाइड एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक ये भी है, तो ये लेना चाहिए। साथ साथ इसमें फेमस दवा और भी है। इसमें एक दवा और भी मानी जाती है जिसे बोलते हैं हम
पायराजाइनामाइड, क्या नाम है इसका? पायराजाइनामाइड, समझिएगा PYRA, पायरा हो गया, जाइना ZINA जाइना, और MIDE माइड, पायराजाइनामाइड भी इसमें अगर औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछाएगा राइफेम्पिसिन, एक और दवा होती है फेमस जिसका नाम है राइफेम्पिसिन, क्या नाम है? राई हो गया, फैम्पी हो गया, CINसिन हो गया, तो राइफेम्पिसिन भी बहुत ही अच्छा दवा है। और उसके साथ साथ क्या एक दवा और अच्छी बनी जाती है, इथेम्बुटॉल, क्या दवा का नाम क्या है? इथेम्बुटॉल, क्या नाम है? इथेम्बू, समझ में आ रहा होगा, इथेम्बू, यहाँ तक लीजिए, तोड़ के पढ़िए, इथेम्बू TOL टॉल, तो इथेम्बुटॉल भी बहुत अच्छी, ये क्या है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक मानी जाती है। तो इसके लिए, इसके टीबी के रोकथाम के लिए कौन सा एंटीबायोटिक लेना चाहिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे प्रसिद्ध औषधि है। PAC, क्वेश्चन पूछेगा PAC औषधि किस रोग में प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस में। साथ साथ ध्यान से देखिएगा, आइसोनियाजाइड भी लिया जाता है, पायराजाइनामाइड लिया जाता है, इथेम्बुटॉल लिया जाता है और राइफेम्पिसिन लिया जाता है। अच्छा, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा है कि इसकी खोज किसने की, अच्छा बात की जाएगी कि टीबी की खोज किसने की, ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा टीबी की खोज करता कौन है, तो देखिएगा इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज जो हुई थी 1882 में। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1800, तो इसकी जो खोज हुई थी 1882 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1882 में हुई थी। और किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था भैया? रॉबर्ट कोच ने किया था। सो मीन्स ट्यूबरकुलोसिस इन्वेंटेड इन 1882 बाय रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच के द्वारा 1882 में इसकी खोज हुई कि टीबी भी एक रोग होता है जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीबी के समय कौन सा विषैला पदार्थ निकलता है? ध्यान से देखिएगा, कौन सा विषैला पदार्थ निकलता है, कौन सा पॉइजनस टीबी होने पर, टीबी हो जाने पर किसी व्यक्ति को निकलता है? तो विषैला पदार्थ के रूप में समझिएगा, ये इसमें ट्यूबरक्यूलिन निकलता है। क्या निकलता है भैया? ट्यूबरक्यूलिन निकलता है, ट्यूबरक्यूलिन निकलता है, जो कि बड़ा हाईली टॉक्सिक माना जाता है। ट्यूबरक्यूलिन ये बड़ा दिक्कत करता है, ये डैमेज भी कर देता है फेफड़े को। तो देखिए, ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरक्यूलिन, क्या नाम है? ट्यूबरक्यूलिन निकलता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि इसमें क्वेश्चन टीबी हो जाने पर कौन सा शरीर में, मतलब पेशेंट के शरीर में कौन सा विषैला पदार्थ निकलता है? सो ट्यूबरक्यूलिन निकलता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि होता है क्या है इसके इलाज के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर ध्यान दीजिएगा, इसका अगर ट्रीटमेंट करना है इलाज, तो इसका इलाज एक विधि है, आपने सुना होगा, डॉट्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? डॉट्स। किसका प्रयोग करते हैं? DOTS, डॉट्स। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि इसका इलाज किससे किया जाता है? तो डॉट्स से किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसके डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? D फॉर डायरेक्ट, D फॉर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, O फॉर ऑब्जर्वेशन, O फॉर क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन, O फॉर क्या हो जाएगा भैया? ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। T फॉर क्या हो जाएगा? क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीबी के लिए ट्रीटमेंट कौन सा इलाज करना चाहिए, या इसका ट्रीटमेंट का नाम क्या है? तो डॉट्स है। D का मतलब डायरेक्ट, O का मतलब ऑब्जर्वेशन, T फॉर क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट, T फॉर क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट हो जाएगा, T फॉर ट्रीटमेंट। एंड क्या? शॉर्ट कोर्स थेरेपी। ये क्या है? ट्रीटमेंट, एक प्रकार का ट्रीटमेंट है डॉट्स, जिसमें शॉर्ट कोर्स होता है। एस फॉर क्या हो जाएगा? एस फॉर शॉर्ट। और एक क्या है? एक प्रकार का कोर्स होता है, कुछ समय तक किया जाता है, इसे ट्रीटमेंट इससे किया जाता है डॉट से। और एक प्रकार क्या है? थेरेपी के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डॉट्स का? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑब्जर्वेशन, T फॉर ट्रीटमेंट, S फॉर शॉर्ट कोर्स थेरेपी। तो इसका पूरा नाम ये है। देखिएगा, इतना ज़्यादा कहीं आपको, इससे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी परीक्षा उपयोगी कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका सारे कवर अप इससे हो जाएंगे। मैंने 360 डिग्री में बताने की कोशिश किया हूँ, इससे ज़्यादा कहीं आने को संभावना है ही नहीं, ना हो सकता है, इससे पूरा आपका आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, अगर किसी व्यक्ति को टीबी है
क्वेश्चन पूछेगा, अगर किसी व्यक्ति को टीबी है, मान लीजिए हमें है टीबी, तो कैसे पता चलेगा? जैसे आपने कोरोना वायरस पता करने के लिए RT-PCR ये टेस्ट किया था, तो इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा इसका जांच किससे किया जाता है, तो इसका जांच किससे किया जाता है अगर क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका जांच जो होता है वो उसका नाम क्या है? मानटॉक्स। क्या नाम है? इसके लिए कौन सा टेस्टिंग किया जाता है? जैसे RT-PCR टेस्ट किया जाता है कोरोना वायरस सफ़र करने वाले व्यक्ति पेशेंट का, तो इसमें किससे किया जाता है? मानटॉक्स। क्या नाम है? मानटॉक्स टेस्ट किया जाता है। तो इसमें कौन सा टेस्टिंग होती है भैया? मानटॉक्स टेस्टिंग होती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अच्छा, और देखता हूँ कुछ बचा। हाँ, अब एक क्वेश्चन और बचा जो कि आप सबको पता होगा, टीबी डे कब मनाया जाता है, यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है भैया? बताइए, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो टीबी दिवस प्रति वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 24 मार्च को मनाया जाता है। तो टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। तो बताइए इसका नाम दूसरा क्या है? तपेदिक क्षय रोग, यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, शिलशोध और काक रोग। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। चलिए, पूरा आ रहा है, साफ भी आ रहा होगा। बेहतरीन आपकी पढ़ाई चल रही होगी उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में। तो इसके लिए डॉट्स नामक एक इससे इलाज किया जाता है, एक प्रकार का ट्रीटमेंट है ये। डॉट्स का अगर फुल फॉर्म पूछाएगा तो क्या है? D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑब्जर्वेशन, T फॉर ट्रीटमेंट, S फॉर शॉर्ट, और ये क्या है? कोर्स थेरेपी है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म ये बनेगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब बात की जाए, ये टीबी हो गया जिसमें श्वसन संबंधी रोग है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और प्रभावित क्या होता है? तो इसे मुख्यतः क्या प्रभावित होता है? लंग्स यानी फेफड़ा ही प्रभावित होता है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग करने में। अब बात करते हैं दूसरे रोग की। दूसरे रोग का नाम क्या है? निमोनिया। दूसरे रोग का नाम क्या भैया? निमोनिया। क्या नाम है भैया? निमोनिया। अब क्वेश्चन पूछेगा निमोनिया क्या है? तो एक रोग है, किसके द्वारा होता है? तो शुरू करते हैं, ये भी बताता हूँ किसके द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लिखा जाएगा तो P साइलेंट होता है इसमें, निमोनिया। तो निमोनिया कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, और समझ में आ रहा होगा आपको। और निमोनिया से प्रभावित क्या होता है? तो इससे भी क्या प्रभावित होता है भैया? फेफड़ा। ध्यान से देखिएगा क्या प्रभावित होता है? प्रभावित क्या होता है भैया? फेफड़ा प्रभावित होता है। इसे न्यू का मतलब ही होता है क्या? लंग्स। समझिएगा। अब क्वेश्चन पूछाएगा तो क्या पूछाएगा? ये किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये भी किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है, यानी ये दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु जनित रोग है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है किस जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु का नाम क्या है? तो डिप्लोकोकस। क्या नाम है? डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, तोड़ के पढ़िए, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है इसका? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसमें टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से टीबी दिया गया था, इसमें न्यूमोनी दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है? न्यूमोनी। तो न्यूमोनी से क्या नाम रख दिया गया? निमोनिया दे दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? तो फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो जीवाणु का नाम क्या है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछाएगा? ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या अगर क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या होता है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछाएगा लंग्स का क्या प्रभावित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या प्रभावित होता है? तो लंग्स के वायु कूपिका प्रभावित होती है। लंग्स की क्या प्रभावित होती है भैया? वायु कूपिका। अब वायु कूपिका का तो नाम आपने सुना होगा, और वायु कूपिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। क्या बोलते हैं भैया? एल्वियोलाई। ध्यान से समझिएगा, एल्वियोलाई। तो क्वेश्चन पूछाएगा फेफड़ा अंग में पूछाएगा, तो अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि इससे क्या प्रभावित होती है, तो लंग्स का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? तो वायु कूपिका। और वायु कूपिका में क्या हो जाती है भैया? स्वेलिंग हो जाती है, यानी क्या होती है? सूजन हो जाती है। क्या होती है? सूजन हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, जैसे वायु कूपिका ये है एल्वोलाई अंगूर जैसी। अब ये क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ये देखिए, अब ये वायु कूपिका, ये देखिए सूजन आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, सूज जाएगा। अब जिससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन का ढंग से पहुंच नहीं पाएगी, दिक्कत आएगी। ऑक्सीजन पहुंचने में क्या होगी? दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी इसीलिए क्या होगा? सांस लेने में क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। तो सांस लेने में क्या होगी भैया? इसमें सांस लेने में कठिनाई होगी। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एल्वोलाई ही इन्फेक्टेड होती है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें। तो अब गैस कहाँ आता है? गैस मतलब ऑक्सीजन कहाँ आएगा भैया? तो कौन टेकअप करता है? तो इसको वायु कूपिका लेती है।
टेक करती है। तो जब ये इसमें सूजन आएगी तो बहुत मुश्किल रास्ता क्या हो जाएगा, बहुत ही, जब सूज जाएगा तो आने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए सांस लेने में क्या होती भी है, कठिनाई होती है। बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, फेफड़ों में पानी भी चला जाता है। क्या चला जाता है भैया, फेफड़ों में पानी भी होता है। क्या चला जाता है, फेफड़ों में पानी के साथ साथ कभी भी कहते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा बलगम भी जमा होने लगता है। क्या जमा होने लगता है, बलगम भी जमा होने लगता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें और क्या इसके लक्षण होते हैं। तो इसके लक्षण क्या होता है, तेज बुखार होता है। बहुत सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें क्या होता है, तेज बुखार होता है। और ध्यान दीजिएगा, तेज बुखार के साथ साथ कफ भी बनता है। क्या होता है, तेज बुखार भी इसमें होता है। क्या होता है, तेज बुखार भी होता है इसमें, समझिएगा ध्यान से, तेज बुखार भी होता है। और इसमें भी क्या होता है, ड्राई कफ आता है। क्या होता है, ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी होती है। और ध्यान से देखिएगा, और जो बलगम होता है, बलगम भी निकलता है। क्या होता है, बलगम भी निकलता है। और बलगम का कलर कैसा होता है, बलगम का कलर कैसा होता है, पीला होता है। यानी जो बलगम होता है उसका कलर क्या होता है, पीला होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, अगर ये तीव्र संक्रमण इसका फैल जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका तीव्र संक्रमण फैल जाए तो क्या होगा, तीव्र संक्रमण में क्या होता है, बहुत ही खतरनाक, ये होठ, तीव्र संक्रमण में, ध्यान से समझिएगा, तीव्र संक्रमण में होठ, क्या भैया, होठ और क्या, नाखून नीला पड़ जाता है। नाखून क्या पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, समझिएगा, नीला पड़ जाता है। तो तीव्र संक्रमण में क्या होता है, हाईली जब इन्फेक्शन होता है तो जो लिप्स होती है और नेल्स होती है, यानी होंठ और जो नाखून होती है वो क्या पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या होता है, ये भी क्या किसके द्वारा फैलता है, तो संक्रमित व्यक्ति के, देखिए ये भी किसके द्वारा फैलता है, तो ये भी किसके द्वारा फैलता है भैया, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, ध्यान से देखिएगा, संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से फैलता है। खांसने और किससे फैलता है भैया, संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से फैलता है। साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछेगा, साथ साथ क्या होता है, जूठा खाना, जूठा खाने से भी क्या होता है, फैलता है। तो जूठा खाने से भी क्या होता है, जूठा खाने से भी क्या होता है, फैलता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया नामक रोग है तो उस व्यक्ति से दूर रहिए। अगर जाहिर सी बात है, खांसेगा छींकेगा तो दिक्कत हो सकती है, ड्रॉपलेट्स अगर आएंगे तो वो इन्फेक्शन कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। और उसके साथ तो जूठा बिल्कुल भी मत खाइए। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो इसके लिए क्या लेना चाहिए, एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए भैया, एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल समझने वाली बात है, एंटीबायोटिक का प्रयोग तो करना ही चाहिए। साथ साथ देखिएगा, क्वेश्चन पूछाएगा, खांसते समय भी ब्लड निकलता है। क्वेश्चन पूछेगा, साथ साथ क्या होता है, खांसते समय भी क्या होता है, खांसते समय भी क्या होता है, इसमें से ब्लड निकलता है। जब इसे खांसते समय भी थोड़ा जैसे उसका ड्रॉपलेट है तो ड्रॉपलेट के साथ साथ वो ब्लड कभी लाल लाल रंग होता है, तो लाल रंग मतलब किसका होता है, ब्लड का होता है। तो खांसते समय भी क्या होता है, ब्लड निकलता है। तो ये बड़ी इन्फेक्शियस डिसीज़ ये भी है। तो दोनों बहुत खतरनाक बीमारी थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है, अगर मैं पूछूं, टीबी को भारत, मैंने पढ़ाया भी था, टीबी को भारत में, इंडिया में ख़त्म होने की बात कब तक कही है, तो 2025 तक इंडिया में पूर्णतया टीबी खत्म कर दी जाएगी, ऐसा दावा किया गया है। और WHO ने कब कहा है कि WHO ने पूरे विश्व में टीबी को ख़त्म करने की कब बात कही थी, किस ईयर को, तो 2023। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO ने टीबी को जड़ से ख़त्म करने की बात किस वर्ष तक कही, 2030 तक। और इंडिया ने कब तक कह दी है कि 2025, यानी 5 साल पहले। अब देखते हैं कौन पहले जल्दी इसको ख़त्म करता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, इंडिया ही जीतेगा 2025 से पहले ही। और भी चाहता हूँ कि जल्दी ही ख़त्म हो जाए ये खतरनाक बीमारी। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, अगर इसका जांच करना है कि किसी व्यक्ति को अगर मान लिए पता करना है कि ये इन्फेक्टेड है निमोनिया से, तो इसके लिए जांच कौन सा करना चाहिए, तो इसके लिए एक जांच का नाम है नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट। एक होता है, कौन सा टेस्ट करना चाहिए भैया, नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट एक होता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि किस बीमारी में नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा। तो किस बीमारी में, तो निमोनिया में। किस में भैया, निमोनिया में।
ठीक। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा फेफड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है। अगर एक क्वेश्चन और पूछा है फेफड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो क्वेश्चन अगर पूछा है कि फेफड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो जो फेफड़ों का अध्ययन होता है वो पल्मोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पल्मोलॉजी में किया जाता है। तो फेफड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पल्मोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पल्मोलॉजी में किया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सो इससे ज़्यादा कहीं आपको मिलेगा नहीं, पूरा इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं आने वाला नहीं है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तब तक मैं दूसरा पढ़ाऊँ। दूसरा, चलिए नेक्स्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ, देखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो निमोनिया के लिए कौन सा जांच करना चाहिए? तो निमोनिया के लिए नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट करना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि व्यक्ति क्या है, इन्फेक्टेड है किससे, निमोनिया नामक डिसीज से। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा। अब बात करते हैं हमारी, जो मैंने बताया था सभी पूरे विश्व चर्चा कर रहा है, सार्स, ये वाला सार्स नहीं, सार्स इसे बोलते हैं, या SARS-CoV-2, SARS-CoV-1। अब समझिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा। फुल फॉर्म सोचिए। S फॉर क्या हो जाएगा? सीवियर। S फॉर क्या हो जाएगा? सीवियर। A फॉर क्या हो जाएगा? एक्यूट, सीवियर एक्यूट। R फॉर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी। R फॉर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी। एंड S फॉर क्या हो जाएगा? सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? सिंड्रोम। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये तो SRS हो जाएगा। अब इसको SRS कहिए या CoV-1 बोलिए। CoV मतलब कोरोना, को का मतलब क्या हो जाएगा? कोरोना। क्या हो जाएगा? कोरोना। और वी का मतलब मैंने बताया था, वी फॉर सबको पता भी होगा, वी फॉर ये वायरल डिसीज़ है, यानी वायरस से द्वारा। और ये फर्स्ट नंबर का है ये, यानी इससे पहले कोरोना वायरस आया था। जो ये क्वेश्चन पूछा है कब आया था, तो ध्यान समझिएगा। SARS-CoV-1 जो आया था वो 2002 से लेकर 2003 में आया था। 2002 और 2003 में इसका संक्रमण फैला हुआ था। क्वेश्चन पूछा है कहाँ फैला हुआ था, तो चीन में फैला हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा चीन में कहाँ, तो साउथ चाइना में। कहाँ फैला हुआ था? साउथ चाइना में फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था भैया? साउथ चाइना में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किस प्रांत, जैसे ये जो SARS-CoV-2 जो अभी नोवल कोरोना वायरस जैसे का नाम दिया गया है, कोविड-19 दिया गया है, ये वुहान नामक हुबेई प्रांत के वुहान नामक शहर में हुआ था। समझिएगा ये कहाँ पे हुआ, तो ध्यान से दीजिएगा ये कहाँ पे हुआ, तो वो हुबेई प्रांत में हुआ था। कोरोना वायरस जो अभी SARS-CoV-2 है, कोविड-19, ये गुआंगडोंग प्रांत में हुआ। ये कहाँ पे हुआ भैया? गुआंगडोंग प्रांत में। तो जो SARS-CoV-1 था ये कहाँ फैला था, किस प्रांत में, तो गुआंगडोंग। वहाँ प्रांत, देखिए वहाँ प्रांत बोला था, हमारे यहाँ ऐसे राज्य बोला जाता है, वहाँ पे क्या बोला था, चाइना में प्रांत बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गुआंगडोंग प्रांत में फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? गुआंगडोंग प्रांत में फैला हुआ था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछाएगा ये कितने महीने तक चला था ये लगभग, तो लगभग ये 9 महीने तक था। 9 महीने तक ये चला। तो ये 9 महीने तक लगभग माना जाता है कि बीमारी तक चली, 9 महीने तक चला। जिसमें क्या होता है, जिसमें WHO जो एक फीमेल, उसकी हेड जो फीमेल होती हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया इस पर, इसको बहुत ही अच्छे से देखा कि ये फैल जाएगा, कम्युनिकेबल डिसीज़ ये भी था। जैसे लक्षण कोरोना वायरस में है वैसे ही होता है इसमें। देखिए 9 महीने तक चला, जिसमें कुल 8000 लगभग केसेस आए। लगभग कितना, लगभग 8000 केसेस आए देखने को मिले। कितने केस देखने को मिले हुए हैं? लगभग 8000 केस तो देखने को मिले। साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा कि लगभग 8000 केसेस मिले और 774 डेथ देखी गई, लगभग सिर्फ बस 774 ही तक। तो इस पर पहले ही से ही इसको देखा गया, इस पर निगरानी की गई, इस पर ख़ास तौर से इस पर ध्यान दिया गया। 774 क्या हुई, डेथ हुई। और ये लगभग बताई जाती है 17 देशों में फैला। कितने देशों में फैला था? 17 देशों में फैला। जो कि अब बताई जा रही है ये कितने देशों में फैल चुका है, तो मोर देन 183 कंट्री में ये फैल चुका है। तो 17 देशों में फैल चुका है, फैला था उस समय। तो समझिएगा, तो ये 2002-2003 में फैला था। SARS-CoV-1 नाम था इसका। चीन
साउथ चीन में, कहाँ पे, दक्षिणी चीन में फैला था, यानी साउथ चाइना में फैला था। किस प्रांत में, गुआंगडोंग प्रांत में फैला था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि इसका फर्टिलिटी रेट क्या था। अगर क्वेश्चन पूछाएगा इसकी फर्टिलिटी रेट क्या थी, अगर क्वेश्चन पूछाएगा इसकी फर्टिलिटी रेट क्या थी, मतलब मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, फर्टिलिटी रेट अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसका 9.6% था। कितना था, 9.6%, यानी 9.6 यानी 10 मान सकते हैं इसमें। 100 में से 10 लोग इसमें क्या हो सकते हैं, मारे जाते थे इसमें। अमूमन एवरेज निकाला गया, 100 में से 10 लोग इसमें मरते थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि इसके लक्षण कैसे थे। ध्यान दीजिएगा, इसका लक्षण कैसे था, तो समझिएगा इसका लक्षण कैसे थे। तो इसके जो लक्षण थे, इसमें क्या होता है, लक्षण डायरिया ऐसे थे। कैसे थे, डायरिया ऐसे थे। ध्यान से समझिएगा। इसमें भी क्या होता था, सर दर्द करता था। क्या करता है, सर दर्द करता था। साथ साथ क्या आता था, इसमें भी क्या होता है, बुखार आता है। कोरोना वायरस जो ये कोविड-19 है, इसमें भी बुखार आता है। और इसके लक्षण कैसे थे, फ्लू जैसे थे। कैसे, फ्लू जैसे। फ्लू का मतलब क्या होता है भैया, फ्लू का मतलब जुखाम मतलब नाक का बहना, फ्लू भी जैसे लक्षण थे। साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें भी क्या होता था, ड्राई कफ होता था। क्या होता था भैया, ड्राई कफ। ध्यान से समझिएगा, ड्राई कफ के साथ साथ क्या होता था, ड्राई कफ, और साथ साथ क्या होता था, सांस लेने में कठिनाई होती थी। मतलब ब्रीथ करने में दिक्कत होती थी, सांस लेने में कठिनाई होती थी। सांस लेने में क्या होती थी, कठिनाई होती थी। समझिएगा ध्यान से। तो ब्रीथनेस करने में दिक्कत होती थी। और SARS-CoV-1 से भी क्या प्रभावित होता था, तो फेफड़ा ही प्रभावित होता था। अब फेफड़ा प्रभावित होगा, इन्फेक्ट उसमें अगर होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो सांस लेने में क्या होगी भैया, कठिनाई होगी, जाहिर सा बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा इसका वाहक क्या था। तो ध्यान से देखिएगा, जो वाहक पे अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। बताया जाता है वैसे सीवेट कैट्स के द्वारा ये फैला हुआ था। किसके द्वारा फैला था, सीवेट कैट के द्वारा ये फैला हुआ था। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर बोलते हैं कि ये बैट यानी चमगादड़ के द्वारा भी फैला। किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा फैला था ये। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कोरोना वायरस भी बता रहे हैं कि ये किसके द्वारा फैला हुआ है, तो स्नेक के द्वारा। लेकिन बहुत लोग बता रहे हैं चमगादड़ के द्वारा भी फैले जाने की आशंका बताई जा रही है। रिसर्च इस पर भी चल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा जिसमें मुख्य शहर सबसे ज़्यादा ये कहाँ फैला था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा ये कहाँ फैला था, सबसे ज़्यादा ये कहाँ रिपोर्ट की गई थी, सबसे ज़्यादा कहाँ फैला था ये अगर क्वेश्चन पूछाएगा। सबसे ज़्यादा ये फैला था, ये सबसे ज़्यादा चाइना में तो फैला ही था, यानी चीन में तो फैला ही था। साथ साथ हांगकांग, साथ साथ कहाँ फैला था, हांगकांग में फैला था सबसे ज़्यादा। साथ साथ इसमें और सबसे ज़्यादा तो चीन और हांगकांग में फैला। साथ साथ ये कहाँ कहाँ तक चला गया, सिंगापुर में भी ये SARS-CoV-1 अटैक किया था। सिंगापुर के साथ साथ सिंगापुर, फिलीपींस, US, देखिएगा सिंगापुर, US, फिलीपींस और वियतनाम का नाम सुना होगा। ये सब भी कंट्री इससे इन्फेक्टेड थे, वियतनाम। लेकिन इस पर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की गई, मतलब इस पर निगरानी की गई। इस पर भी कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, गैदरिंग ना करें, और इसमें भी आइसोलेट हो जाएं। इसका यही सबसे बड़ा इलाज था। और अभी भी इसका नो वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीन अभी भी इसकी नहीं बनी, नो एनी वैक्सीनेशन। सोच लीजिए, और कितने साल हो गए इसको। तो ज़रा सोचने वाली बात है। अगर ये वैक्सीनेशन अगर बन गई होती, अब ये कोरोना वायरस का स्ट्रेन चेंज कर लिया है जो कोविड-19 डिसीज़ है, ये थोड़ा इसके अभी तक बताया जा रहे हैं साइंटिस्ट में 8 स्ट्रेन है। कितने स्ट्रेन है, 8 स्ट्रेन में। इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, समझाऊँगा अच्छे से। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ता हूँ। कोरोना वायरस तो बता ही रहा हूँ, इसके साथ साथ ये भी आज पूरा कवर अप कर दिया हूँ। अब लास्ट में बताने आ रहा हूँ जिसका नाम आपने मर्स, जो कि बताया भी था मैंने। मर्स क्या होता है किसके द्वारा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताऊँगा आपको। मर्स पूरा देखिएगा ध्यान से। मर्स फुल फॉर्म आपने सुना होगा। M फॉर क्या होता है, मिडिल। M फॉर क्या होता है भैया, मिडिल। E फॉर क्या होता है, ईस्ट। E फॉर क्या होता है, ईस्ट। एंड R फॉर क्या होता है, रेस्पिरेटरी। R फॉर क्या होता है, रेस्पिरेटरी। एंड
एस फॉर क्या होता है, रेस्पिरेटरी, एंड एस फॉर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एस फॉर क्या होगा, सिंड्रोम, एस फॉर क्या होगा, सिंड्रोम, समझिएगा ध्यान से। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये मिडल ईस्ट एशिया में फैला हुआ था, इसीलिए इसका मिडिल ईस्ट, पहले एमई का मतलब होता है मिडिल ईस्ट, मतलब ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा फैला था, ईस्टर्न एशियन कंट्री में ज़्यादा फैला हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिसीज़, मतलब क्लस्टर का मतलब गुच्छा, रोगों का गुच्छा, इनमें एक बीमारी नहीं होती, जैसे एड्स होता है उसमें कई सारी बीमारी होती है, तो क्लस्टर ऑफ डिसीज़ इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ डिसीज़। तो इतना उम्मीद करता हूँ तो समझ में आया होगा आपको, क्लस्टर ऑफ डिसीज़ इसे बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसमें ये रिपोर्ट, पहला फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ की गई। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ की गई, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले ये कहाँ पाए गए, तो देखिए सार्स को फर्स्ट भी चाइना में पाया गया था, और अभी जो कोविड-19 फैला हुआ है SARS-CoV-2 भी चाइना में पाया गया है, लेकिन ये कहाँ पाई गई थी, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ की गई, सऊदी अरब में पाया गया। कहाँ पे, ये कहाँ से बताया जा रहा फैला था, सऊदी अरब में पहला केस इसको देखा गया था, पहला रिपोर्ट का फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ देखा गया था, तो सऊदी अरब में देखा गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया ये कब फैला था, मर्स कब आया था, तो ये कब फैला हुआ था, 2012 में। कब फैला था भैया, तो ये 2012 में फैला था। कब फैला था, 2012 में फैला था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसका, ध्यान समझिएगा कि इसमें कितने केसेस कुल देखने को मिले थे, इसमें 1180 केसेस थे, कितने, 1180 केसेस देखने को मिले थे, 1180 केस थे इसमें, जिसमें 483 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जो बताई जा रही है डेथ, इसमें पूरी तरह से नहीं फिक्स होता है, सही होता है, लेकिन फिर भी जितना रिपोर्ट की गई उतना बताया गया। 1180 केसेस देखे गए, जिनमें से 483 लोगों ने अपना जान गंवाई, और साथ साथ ये रिपोर्ट कब तक का है, ये रिपोर्ट है मई 2015 तक का, ये मई 2015 तक की रिपोर्ट है, मई 2015 तक की ये रिपोर्ट बताया जा रही है। यानी कि मर्स जो कि 2012 में फैला, इससे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उभर के ये बीमारी 2015 में भी आ रही थी। तो ये मई 2015 तक का डेटा ये पूरा है, जिसमें 1180 केसेस आए थे मर्स के, जिसमें 483 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सबसे जो सऊदी सबसे ज़्यादा आउटब्रेक कहाँ पे हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा आउटब्रेक कहाँ पे हुआ, सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ, तो सबसे ज़्यादा, आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो साउथ कोरिया। क्या प्रभावित हुआ था भैया, साउथ कोरिया। तो सबसे ज़्यादा आउटब्रेक, सबसे ज़्यादा फैला कहाँ था, कहाँ मौतें ज़्यादा कैसे आई थी, तो ये साउथ कोरिया में आई थी। कहाँ पे आई थी भैया, साउथ कोरिया में ये आउटब्रेक हुआ था, जिसमें ध्यान से देखिएगा, जिसमें क्या था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें क्या होता है, इसमें सांस लेने में क्या प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, क्योंकि भाई देखिए इससे भी मर्स से भी क्या प्रभावित होता है, मर्स से भी क्या प्रभावित होता है, लंग्स ही प्रभावित होता है। तो सांस लेने में क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी सांस लेने में कठिनाई होगी। क्या होगी भैया, सांस लेने में कठिनाई होगी। साथ साथ इसमें क्या होता है, साथ साथ बिल्कुल ऐसे जैसे कोरोना वायरस में क्या होता है, लोग शुरुआत में केसेस पहली बार आया था चाइना में, तो लोग यही समझ रहे थे कि निमोनिया है, पर इसके लक्षण कैसे हैं, निमोनिया ऐसे लक्षण इसमें भी आते थे, जैसे कोरोना वायरस में भी आ रहे हैं, वैसे निमोनिया में भी ऐसे लक्षण आते हैं। शुरुआत में यही तो किया गया था, जब इस बार कोविड-19 डिसीज़ फैला, जो कोरोना वायरस जब फैला, तो लोग निमोनिया में क्या होता है, एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो उसमें भी क्या हुआ, चाइना में जब ये निमोनिया ऐसे लक्षण आने लगे, कफिंग होना, ड्राई कफ होना, पानी आ जाना, तो लोग सोचे कि ये निमोनिया ऐसे लक्षण है तो पानी एंटीबायोटिक देके काम चल जा रहा है, लेकिन बट ये क्या है, ये निमोनिया ऐसे लक्षण थे। लेकिन जब ये केसेस लगातार आने लगे, और लगातार आने के बाद भी तब डॉक्टर ने देखा तो बताया कि ये निमोनिया ऐसा नहीं है, इसमें कोई दूसरा वायरल डिसीज़ ही आया हुआ है। जब थोड़ा रिसर्च की गई, लेकिन चाइना के लोगों ने छुपाया, चाइना के जो जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी है शी जिनपिंग, उन्होंने छुपाया, जो कि आज पूरा देश, पूरा विश्व भुगत रहा है। पूरा का पूरा विश्व में आर्थिक मंदी जैसी ग्लोबल रिसेशन भी कगार पे हम सब खड़े हैं, तो बड़ी दिक्कत है, जिसमें गले में दर्द भी होता है, मतलब शोर होता है, गले में क्या होती है, शोरिंग, मतलब दर्द भी होता है, ठीक, पेन बहुत होता है गले में दर्द के साथ साथ क्या होता है, जैसे उसमें भी था ड्राई कफ भी आएगा। क्या होगा, ड्राई कफ, जैसे
कोरोना वायरस में यानी सूखी खांसी, ड्राई कफ भी होती है, इसमें क्या होती है, ड्राई कफ भी होती है, और साथ साथ वोमिटिंग क्या आती है भैया, साथ साथ इसमें क्या आती है, वोमिटिंग भी आती है, क्या मतलब उल्टी भी आती है, वोमिटिंग। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें ऐसे मर्स के ये सारे लक्षण हैं। आउटब्रेक कहाँ देखा गया, साउथ कोरिया में। सबसे पहले रिपोर्ट कहाँ की गई, सऊदी अरब। और साउथ कोरिया में क्यों सबसे ज़्यादा फैला, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या हुई उस समय, उस दरमियान वहाँ के लोग वहाँ ट्रैवल किए साउथ कोरिया में, तो वहाँ सऊदी अरब से ट्रैवल किए कहाँ पे, कहाँ की ओर, यहाँ पे कहाँ पे, साउथ कोरिया में। इसीलिए सबसे ज़्यादा आउटब्रेक कहाँ देखने को मिले, साउथ कोरिया में देखने को मिले। जैसे इटली क्या है, टूरिज्म का एक हब है, इसलिए इटली ज़्यादा प्रभावित हुई। न्यूयॉर्क भी प्रभावित हुआ, न्यूयॉर्क में भी हब है, टूरिज्म ज़्यादा होता है। तो ध्यान समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में, इसमें भी जो लक्षण होते हैं डायरिया जैसे ही होते हैं, इसमें भी लक्षण कैसे होते हैं, डायरिया ऐसे इसके लक्षण होते हैं। इसके लक्षण क्या हो गए, सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, यानी सांस लेने में कठिनाई, दिक्कत होगी, निमोनिया ऐसे लक्षण होंगे, गले में दर्द होगा, सूखी खांसी होगी, और डायरिया ऐसे लक्षण होंगे, और वोमिटिंग आएगी। सो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल study for all. Thank you for watching and keep it up and stay at your home and don't go anywhere and always do your best way for your family and also for neighbors and also for country. Thank you for watching. Keep it up and go ahead.